हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां से पढ़ेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस के जो पिछले पेपर थे उनमें आप लोगों को पूछे गए हैं। यदि आपने इससे पीछे वाले वीडियोस अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से सभी वीडियोस को क्रम से देख के आइएगा, जिससे कि साइंस से संबंधित जो आपकी रुकावट है वो दूर हो सके। और इसी प्रकार दोस्तों, आगामी एग्जाम्स के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए सभी वीडियोस में आप रोजाना 8 बजे मेरे साथ इस क्लास में तैयार रहा करो। बाकी अभी तक आपने यदि इसके पीछे वाली क्लासों को नहीं देखा है तो पहले आप उन सभी वीडियोस को पहले देखिएगा, जिससे कि टॉपिक से संबंधित हमें सभी जो जुड़ाव की चीजें हैं वो आप लोग यहां से समझ सके। चले दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 31 से। हमने 30 क्वेश्चनों को इसके पीछे वीडियोस में देखा है। यदि रोजाना मेरे साथ इस क्लास में 8 बजे जुड़ते होंगे तो आप जान ही चुके होंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस में हमें पूछा गया क्या है कि वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। यह भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ही आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है, तो बता सकते थे आप लोग। चलिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखें कि क्वेश्चंस में हमें पूछा गया क्या है कि जो कार्बोरेटर होता है जो वाहनों में अक्सर प्रयोग किया जाता है वो किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा आप लोग बताते तो आपका सही जवाब यहां से क्या होता, पेट्रोल तथा हवा का जो मिश्रण होता है, यहां हवा लिखा गया है, पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण के लिए उस कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। आगामी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता सकते हैं आप लोग कि कार्बोरेटर का जो प्रयोग होता है वो क्यों करते हैं, पेट्रोल और हवा के मिश्रण के लिए हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। चलिए दोस्त, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। इस प्रकार हम जितने भी क्वेश्चंस को यहां इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो तमाम सभी के सभी क्वेश्चंस आपको राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सीरीज में आप रोजाना 8 बजे जुड़े रहिएगा, जिससे कि हम साइंस से संबंधित सारी बातें यहां से जान सकें। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस में हमें पूछा गया क्या है। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उत्तरदायित्व होती हैं। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए क्यों उपयुक्त होती हैं, इस प्रकार की बातें आप लोगों को यहां से पूछी गई हैं। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा गया है। त्वचा को विटामिन डी देती है, बिल्कुल यहां से हमारा सही विकल्प यदि आप चुनाव करते तो आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते थे ए, कि सर यहां से सही विकल्प होगा हमारा क्या, ए सही विकल्प होगा। क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, इस सूर्य का प्रकाश जैसे ही हमारी त्वचा को छूता है तो उस समय हमारी त्वचा पर क्या किसका निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विटामिन डी का। चलिए तो बात करते हैं विटामिन डी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी यहां से जानते हैं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है। हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है दोस्त, कौन सा, डी विटामिन होता है, सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है। एग्जाम में भी आप लोगों को पूछा गया है कि उस विटामिन का नाम बताइएगा जो सबसे तीव्र गति से बनता है। सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन मेरे दोस्त होता है कौन सा, विटामिन डी। और इस विटामिन डी का रासायनिक जो नाम होता है, ये रासायनिक नाम होता है क्या, कैल्सीफेरोल। क्या होता है मेरे दोस्त, कैल्सीफेरोल होता है। आगे यदि हम बात करें तो विटामिन डी होता है, इस विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इसको हार्मोन विटामिन इस कारण कहते हैं क्योंकि ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। हमारी जो पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, इस पैराथायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन निकलते हैं, वो कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो ये जो विटामिन डी होता है, ये भी हमारा जो भोजन होता है, इस भोजन से कैल्शियम का अवशोषण करता है। तो पैराथार्मोन और इस विटामिन डी का समान काम होने के कारण हम लोग इस विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्त कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो बच्चों में अलग होता है। बच्चों में, ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है, और होता है एक किसमें, बड़ों में। यदि बच्चों के बारे में पूछा जाए कि बच्चों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, तो रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्त, रिकेट्स रोग होता है। और बड़ों में होता है ओस्टियोमलेशिया। क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया, या लिखा जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस
ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। इस प्रकार बातें आप लोगों को विटामिन डी में पूछी जा सकती हैं आगामी पेपर में, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तभी दोस्त आप इसके जितने भी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इन सभी जो तमाम जो पार्ट्स होंगे इसके, उन सभी पार्टों में राजस्थान पुलिस में पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां से पूरे डिटेल के साथ यहां से डिस्कस करेंगे। तो आप रोजाना मेरे साथ इस क्लास में जुड़े रहिएगा। और दोस्तों हमारा ये सेशन आप लोगों को पसंद आए तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने अन्य साथी को भी इस क्लास के बारे में बताएं। और यहां तक आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के यदि अन्य किसी दोस्त को लेकर आते हो, उससे हमारे को एनर्जी मिलती है, जिससे हम अधिक ऊर्जा से यहां से काम कर पाते हैं। चलिए दोस्त, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मैं आपको बढ़ाता हूं। उससे पहले इसका आंसर आप लोग जान ही चुके हैं कि सही विकल्प होगा ए, यहां से सही विकल्प होगा। चलिए तो अगला बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, और वो ये है, ये भी राजस्थान पुलिस 2018 कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में भी कुछ इससे जुड़ी हुई चीजें या यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चंस में हमें पूछा गया क्या है। 4 कार हैं ए बी सी डी, एक ही वेग से गतिशील है। यदि उनके द्रव्यमान, यानी कि वेग तो चारों का समान है, लेकिन चारों जो कारें हो गई उनका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। ए बी सी डी, ए है एक का, तो फिर देखो ये दिया गया है बी सी और डी। इसका मतलब पता है क्या निकलता है, वो क्वेश्चंस में ऐसे कहा कि उनका द्रव्यमान उनका ये है। इससे एक मतलब निकल रहा है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा, एक जो कार होगी उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, और डी जो कार होगी उसका सबसे कम होगा, सबसे कम होगा क्या, द्रव्यमान। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। इनमें से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी। मतलब ये जो 4 कारें हैं, चारों कारों का वेग समान है, द्रव्यमान चारों कारों का अलग अलग है। उसमें भी क्वेश्चंस में आप लोगों को हिंट दी गई है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा, ए का होगा। किसका होगा, ए का, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है, जिधर मुंह फाड़े रखता है उधर हमेशा बड़ा आता है। मतलब ए बड़ा है किससे, बी से, बी बड़ा है किससे, सी से, सी बड़ा है किससे, डी से। मतलब सबसे ज्यादा जो है वो द्रव्यमान किसका है, ए। और गतिज जो ऊर्जा होती है, ये गतिज ऊर्जा बराबर होती है किसके, 1/2 mv² के बराबर होती है। वेग तो चारों कारों में क्या है, बराबर। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना करोगे, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, दुगनी, क्योंकि ये समानुपाती रिलेशन में। फिर भी चलो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो इस चीज को थोड़ी देर के लिए आप छोड़िएगा, यहां से इसको मत देखिएगा, इसको देखिएगा। यदि मैं द्रव्यमान को दुगना करूंगा, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, दुगनी होगी। यदि मैं द्रव्यमान को 4 गुना करूंगा, गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी होगी। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस प्रकार आप लोग बता सकते थे कि ए जो कार होगी, इस कार का क्या गतिज ऊर्जा अधिकतम देखने को मिलेगी। तो आप लोगों का विकल्प होता ए विकल्प, आप लोग यहां से सही जवाब बता सकते थे। आप लोग समझ पाए होंगे। और परीक्षाओं में आप लोगों को यहां तक कि ये बात भी पूछी जाती है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो ये दोनों m मतलब द्रव्यमान, v यानी कि वेग, ये दोनों समानुपाती रिलेशन में होते हैं। यदि आप m को बढ़ाते हैं मतलब द्रव्यमान को बढ़ाते हैं, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। वेग को बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, आप लोग यहां से देख भी पा रहे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां। एक आसान सी बात थी, बता सकते थे। ये भी कांस्टेबल की पेपर में ही पूछा गया सवाल है। और दोस्तों ये सीरीज आगामी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसके जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक पहले प्रोवाइड करवा दिए, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उन सभी वीडियोस को आप क्रम से देखते आइएगा, जिससे कि आपको ये जो बातें हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने इससे रिलेटिव जो क्वेश्चंस आए हैं वहां भी डिस्कस की है, तो आप लोग वहां जाना होगा उनसे। चलिए तो क्वेश्चंस में पूछा गया है अर्ग, जूल, कैलोरी। चलिए फटाक से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, देखें कि इसका सही जवाब सर क्या होने वाला है। इसका सही जवाब होगा दोस्त यहां दिया गया। चलो मान लो अर्ग और जूल को भी यदि आप पकड़ रहे हो, देखो जूल और कैलोरी इन दोनों के बारे में तो जानते होंगे। चलो मान लो अर्ग के बारे में तो आप लोग नहीं जानते, बाकी जूल और कैलोरी के बारे में जानते हैं कि जूल और जो कैलोरी होती हैं ये किसकी इकाइयां होती हैं। ये किसकी इकाइयां होती हैं मेरे दोस्त, ऊर्जा की इकाइयां होती हैं। किसकी इकाइयां होती हैं, ऊर्जा की इकाइयां होती हैं।
बी विकल्प आप लोगों का सही होता। बाकी ऑप्शंस के बारे में जाने, यहां से दाब के बारे में जाने कि दाब जो होता है, इस दाब की इकाई क्या होती है? दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। दबाव की या दाब की यदि अपन जाने, क्योंकि दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार आगे हम जाने बल की जाने, तो बल की इकाई होती है मेरे दोस्त क्या? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। और इसके बारे में, इससे जुड़ी हुई चीजों को और अपन लोग जान सकते हैं। एक तो देखो परीक्षाओं में अक्सर आप लोगों को पूछा जाता है कार्य की इकाई। कार्य की जो इकाई होती है वो मेरे दोस्त होती है क्या? जूल। ऊर्जा की भी इकाई होती है क्या? जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं और क्या होती हैं? जूल होती हैं। इस प्रकार चीजें आप लोग बता सकते हैं। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको विभिन्न प्रकार के पेपर्स में देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों कि कार्य की इकाई सर होती है क्या? जूल। और ऊर्जा की इकाई होती है क्या? जूल। इस प्रकार आसान सी बात थी, समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली इकाई के बारे में पूछा गया था। यह भी आपको राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया था। बहुत आसान सी बात थी। यदि आपने इससे जुड़ी हुई चीजों को पहले पढ़ा है तो आप बता सकते थे इस प्रकार के क्वेश्चन को। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक जो घनत्व होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती है मेरे दोस्त, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन में देखना था कहीं कुछ इस प्रकार की चीजें लिखी गई है क्या? तो यहाँ सी विकल्प में ऐसी कुछ इस प्रकार से कुछ चीजों को यहाँ से दिया गया है, तो पहचान सकते थे। आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई कोई नहीं होती है, किसी भी इकाई का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। सी विकल्प आप लोग यहाँ से सही बता ही सकते थे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न था जयपुर फुट क्या है? यह भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आपको 2011 में पूछा गया था कि जयपुर फुट होता क्या है। एक आसान सी बात थी। देखो फुट यानी क्या होता है? पैर होता है। और जयपुर फुट, ये जो चार विकल्प हम लोगों को दिए गए हैं उनमें से चुनाव करना था कि क्या जयपुर फुट से संबंधित कौन सा विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। चलिए तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, देखिए फटाक से कि जयपुर फुट क्या होता है। तो जयपुर फुट मेरे दोस्त होता है एक कृत्रिम अंग का नाम होता है। किसका नाम है? कृत्रिम अंग का नाम है। तो बता सकते थे। एक और कोई यहाँ से ज्यादा कोई बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से सीखने को नहीं थी। डायरेक्टली पता रखना था कि जयपुर जो फुट होता है वो क्या है? एक कृत्रिम अंग है। क्या है? एक कृत्रिम अंग का नाम है जयपुर फुट। तो बता सकते थे। सी विकल्प आप लोगों का यहाँ से सही जवाब होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? क्वेश्चंस को सही से पढ़िएगा। क्वेश्चंस में हम लोगों को पूछा गया है कि मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु कौन सी नहीं है? कौन सी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी नहीं है? तो देखो मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो धातुओं से बना हुआ जो सममांगी जो मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक धातुओं से बना हुआ जो सममांगी जो मिश्रण होता है उसको मेरे दोस्त कहते हैं क्या? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मिश्र धातु कहते हैं। और देखते हैं अब क्या पूछा गया है यहाँ से। पीतल, पीतल जो होता है एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। और पीतल को बनाने के लिए जो मिश्र धातु प्रयोग में लाई जाती है वो होती है कॉपर प्लस क्या होती है? जिंक होती है। मेरे दोस्त इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है Cu, कॉपर। ये तो क्या है? कॉपर। Zn क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक है। बात करें पारा, पारा जो होता है इस पारे का प्रतीक चिन्ह होता है Hg। और आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक आता है 80। कितना आता है? 80 आता है। तो बता सकते हैं आवर्त सारणी में उपस्थित होता है पारा। और ये पारा जो होता है एक तत्व होता है, ना कि एक मिश्र धातु होती है। धातु तो होती है लेकिन ये एकमात्र ऐसी धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी की सभी जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एकमात्र ऐसी धातु होती है पारा जो तरल अवस्था में पाया जाता है। और पारे का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 80 और इसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg। पारा एक तत्व होता है, ना कि एक मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना हुआ होता है। कांसे की बात करें तो कांसा जो होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना रहता है। किससे मिलकर बना रहता है? कॉपर प्लस टिन से मिलकर बना रहता है। तो आप लोग बता ही सकते थे। अब तो आप सारी चीजों को जान चुके हैं यहाँ से। तो अब आपका सही विकल्प होता क्या? बी आप लोगों का सही विकल्प होता कि सर जो पारा है पारा एक तत्व है, ना कि एक मिश्र धातु है।
और पारा की एक विशेष बात और आप लोग नोट कीजिएगा कि पारा एक ऐसी धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। और यदि अधातु के बारे में पूछा जाए ना हमें एग्जाम में कि उस अधातु का नाम बताइएगा जो तरल अवस्था में पाई जाती है, वो होती है दोस्त ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन। तो यहां से लिख कर भी दे देता हूं आप लोगों को, Hg पारा तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है ये। तो कौन? Hg यानी कि पारा। यदि इससे और बात करें ब्रोमीन, Br इसका प्रतीक चिन्ह होता है। ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन भी एक अधातु होती है। क्या होती है? अधातु। और ये एक ऐसी अधातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। क्या होती है? तरल अवस्था में। तो देखो धातु यदि पूछा जाए ना तो पारा होगा, और यदि अधातु पूछा जाए तो अधातु होगा क्या? ब्रोमीन। सुपरवाइजर की एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है, महिला सुपरवाइजर जो 2018 में जो पेपर लगा था उसमें ये बातें पूछी गई हैं कि उस अधातु का नाम बताइएगा जो क्या होती है? तरल अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। यदि अधातु पूछे तो ब्रोमीन बताना होगा, और यदि धातु पूछे तो क्या बताना होगा? Hg यानी कि पारा एक धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इन बातों को भी आप लोगों ने यहां से नोट कर ही लिया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, यदि मेरे साइंस स्पेशल बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें लांबासर ऐप को। आपको लांबासर ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके मेरे आपको साइंस स्पेशल बैच के द्वारा यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लोगों को मेरे साइंस स्पेशल बैच भी वहां से परचेज कर सकते हैं। और यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस का भी आपको संपूर्ण कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और होली के इस अवसर पर आपको उस कोर्स पे भारी भरकम छूट चल रही है, तो उस छूट का भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार के चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला पर क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र होता है उस यंत्र के बारे में पता रखना था कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। देखो एक चीज को आपको कंफ्यूजन जो है उस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। ऑक्सीजन यानी कि O2 जो गैस होती है ये तो आग जलाने के लिए जिम्मेदार होती है, आग जलाने के लिए उपयुक्त होती है, जलाने के लिए। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, CO2 जो गैस होती है ये आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होती है, आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होती है, आग को बुझाने के लिए। ये दो कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट में होते हैं कि आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस, तो आग को बुझाने के लिए जिस गैस का हम प्रयोग करते हैं वो मेरे दोस्त होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 से रिप्रेजेंटेज करते हैं। और यदि ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए कि कौन सी गैस से आग जलाई जा सकती है, किसकी उपस्थिति में आग जलती है, तो वो मेरे दोस्त बताने हैं क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस आग को जलाने के लिए उपयुक्त रहती है, CO2 गैस आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होती है। जो अग्निशामक जो यंत्र होता है जिसमें फोमदार CO2 भरी जाती है, कहने का मतलब झागदार CO2 भरी जाती है। और यदि नाइट्रोजन की बात करूं मैं दोस्त, नाइट्रोजन जो गैस होती है ये किसी भी आग को तेजी से जलने से रोकती है। क्या करती है? किसी आग को तेजी से जलने से रोकती है। कहने का मतलब आग को तेजी से जलने पर रोकती है। किसी भी आग पर काबू जो पाया जाता है वो काबू पाया जाता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन गैस के द्वारा। जैसे मानो किसी भी वस्तु वो एक साथ नहीं जल पाती, वो एक साथ इस कारण नहीं जल पाती क्योंकि नाइट्रोजन गैस उस वस्तु को एक साथ जलने नहीं देती है। नाइट्रोजन गैस ना तो जलाने में सहायक होती है ना बुझाने में सहायक, ये किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है। ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को जलाने के लिए उपयुक्त होती है, और CO2 गैस आग को या किसी वस्तु पे आग यदि लग रही है तो उसको बुझाने के लिए हम कौन सी गैस का उपयोग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो अग्निशामक जो यंत्र होता है इस अग्निशामक यंत्र में भी फोमदार CO2 भरी जाती है। तो सही विकल्प हमारा होता ए, यहां से सही विकल्प होता। चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी लेती है? एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई थी, ये 2011 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस बेशक आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आसान सी बात ही है। क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा था
कि जितने समय पर पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है उतने समय में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भी उसी के समान उतने ही समय में चक्कर लगाता है। तो वो मेरा दोस्त कौन सा विकल्प होगा, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को देके फटाक से बताइएगा कि सही विकल्प यहां से क्या होने वाला है। तो यहां से देखो, पृथ्वी जितने समय में अपना चक्कर पूरा करती है उतने ही समय में जो मंगल जो होता है, ये मंगल भी उतने ही समय में चक्कर अपना पूरा करता है। इस कारण यहां से सही विकल्प का यदि चुनाव करते तो हमारा भी यहां से सही विकल्प होता। इसी प्रकार दोस्त, आज के इस सेशन के हम अंतिम क्वेश्चन तक जुड़ चुके हैं, और यदि इस सेशन में यदि आप मेरे साथ शुरुआत से सफर करते हुए आ रहे होंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, और बाकी जो बातें मैंने यहाँ से बताई हैं वो भी आप लोग यहाँ से समझ पाए होंगे। देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में बताना था कि कौन सा अंतरिक्ष में छोड़ा गया भारत का एक उपग्रह नहीं है। नहीं के बारे में बताना था। कई बार क्या है कि एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को फास्ट पढ़ने के चक्कर में नहीं की जगह है पढ़ लेते हैं, है की जगह नहीं पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना होता है हमें एग्जाम में। तो अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम कौन सा नहीं है, वो आप लोग विकल्प में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा विकल्प आपका यहाँ से सही जवाब होगा। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट भी एक उपग्रह है जो भारत के द्वारा छोड़ा गया है। भास्कर भी छोड़ा गया है और रोहिणी भी छोड़ा गया है। तीनों की तीनों भारत के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह के नाम है। ये तीनों की तीनों किसके नाम है, उपग्रह के नाम है, उपग्रह के नाम है। लेकिन यहाँ बी विकल्प में आपको दिया गया है क्या, धन्वंतरी। ये धन्वंतरी तो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हमारा यहाँ से सही विकल्प होता बी, यहाँ से सही विकल्प होता कि कौन सा भारत के द्वारा छोड़ा गया एक अंतरिक्ष में उपग्रह कौन सा नहीं है, वो होता कौन सा, धन्वंतरी। और आगामी एग्जाम में यदि इसी क्वेश्चंस को यदि थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाए तो बता सकते हैं आप लोग कि आर्यभट्ट भी होता है, भास्कर भी होता है और रोहिणी भी होता है। इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन में एक ऊर्जापूर्वक बन के यदि आप लोग मेरे साथ यहां तक पहुंचे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों रोजाना मेरे साथ 8 बजे इस क्लास में जुड़े रहिएगा। जो आगामी एग्जाम्स के लिए जैसे राजस्थान पुलिस के बारे में जो हमने सीरीज यहां से शुरू की है, उस सीरीज से जुड़े हुए सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके दिल, दिमाग और जहन में पहुंचा पाऊं। इसी प्रकार दोस्तों सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने अन्य साथियों को भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम मुलाकात करते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।